चलिए, वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग। बहुत इंतजार करा दिए, बहुत इंतजार करा दिए, बहुत इंतजार करा दिए। आलोक बाबू, इंद्रजीत जी एप्लीकेशन पे बहुत इंतजार करा दिए। एक्चुअली अभी बहुत लोग लाइव थे यूट्यूब चैनल पर भी। अब समझ सकते हैं, हम यहीं खड़े हैं, केवल अपने से फाइल सेट किए हैं, हम नहीं गए, क्योंकि जाते तो फिर 5 मिनट और टाइम लगता। तो आज पहला क्लास, चूंकि उस दिन तो हिस्ट्री का बैच क्या है, और छोटा कर दीजिए और तरह से। हाँ जी, मानस देवी जी, कुमार आलोक जी, चलिए सब लोग आ चुके थे, तो जल्दी जल्दी आ चुकी। अभी लाइव थे हम यूट्यूब चैनल पे, पाथवे चैनल पे। आप लोग भी उसका सब्सक्राइबर बन जाइएगा पाथवे चैनल का, क्योंकि अभी जब तक अपना चैनल नहीं आएगा उसी पर लाइव आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दूसरे को भी कह दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। तो जरा सा उस पर लाइव थी, इसीलिए विलंब है, तो विलंब है तो चलना है। अब पिछले क्लास में, आज से आपका पहला क्लास स्टार्ट होता है, क्योंकि शनिवार को 5 सितंबर था, टीचर डे था, हमको शुरुआत करना था। और आज आपका आधा घंटा का समय हमने खा गया, तो कोई बात नहीं, खा गया तो फिर हम लोग पूरा करेंगे इसकी भरपाई को। तो पिछले क्लास में जो हम लोग चर्चा किए थे, इसके एक बार स्पीड में रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में बहुत लोग रहे थे, बहुत लोग नहीं थे। तो पूरे इतिहास को ध्यान से सुनिएगा, अब बातें नहीं, काम ज्यादा। पूरे इतिहास को 3 भाग में बांट दिए थे, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। प्री हिस्टोरिकल एज क्या था भाई? प्री हिस्टोरिकल एज एग्जाम्पल क्या था? पाषाण काल, जिसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में बांटा गया था। दूसरा क्या बताए थे? प्रोटो हिस्टोरिकल एज, जिसके अंतर्गत केवल एक था सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा था हिस्टोरिकल एज, वैदिक काल से आज तक के इतिहास को हिस्टोरिकल एज कहते हैं। इसमें क्या था? जानकारी का केवल एक स्रोत, जानकारी का केवल एक स्रोत, जानकारी का केवल एक स्रोत था, खुदाई। इसमें क्या था? खुदाई और लिखित दोनों था, लिखित नहीं पढ़ा गया था, अतः खुदाई से प्राप्त अवशेष मेल नहीं हो रहा था। ऐतिहासिक में दोनों है, लिखित स्रोत को पढ़ा लिया गया है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, मेल खा जाता है। इस स्ट्रक्चर को समझ लिए थे हम लोग, इस स्ट्रक्चर को समझ लिए थे। अब जो ये स्ट्रक्चर समझे हैं, ध्यान सुनिएगा, इसके बारे में एक एक की चर्चा हम लोग करते हैं, सारा का सारा चर्चा करेंगे। आज हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं। ललन बिहारी का जरा मैसेज पढ़िए तो। ललन बिहारी का क्वेश्चन है कि आप अच्छा टेक्नीशियन को रखिए, नहीं तो आपका वीडियो। ललन बिहारी, आपका क्या प्रॉब्लम है? ललन बिहारी आप क्या दिक्कत है बताइए। ललन बिहारी का पहले टेक्निकल चीज क्या प्रॉब्लम बताइए तो। ललन बिहारी, आप जरा सा 7:15 बजे हमसे बात करेंगे। ललन बिहारी का क्या प्रॉब्लम है जरा सा सुनते हैं। ललन बिहारी को ज्यादा प्रॉब्लम बुझा रहा है, ललन बिहारी को एक बार प्रॉब्लम बुझा रहा है। गुड्डू लाल यादव जी जरा देखते हैं ललन बिहारी को क्या प्रॉब्लम है। आप एक नंबर दीजिए तो आप अपना बात करेंगे हम। हाँ नंबर लाइए ना, आप अपना लाइए ना, इनको वो देते हैं कि राकेश कुमार जी। ललन बिहारी को प्रॉब्लम है। ललन बिहारी, आप अपना मेरे एक नंबर दे रहे हैं, उस पर बात कीजिएगा, क्लास के तुरंत बाद आप बात कीजिएगा। 91 ललन बिहारी, तू मेरा आवाज सुन रहा है? ललन बिहारी, एक नंबर देते हैं 9155034630। ललन बिहारी, आपके लिए मैं एक नंबर दिया हूं। कौन भाई? 9155034630। ललन बिहारी, अभी तुम कॉल करो,
अभी क्लास में ही तुम्हारा सब कुछ सुनेंगे। कॉल करो तुम अभी। तोरा पता है किस शख्स के पास तू आया है? तोरा पता है किस शख्स के क्लास में तू बैठा हुआ है? आप दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, मतलब हमरा नहीं है। आप तू अभी इस नंबर पे ललन बिहारी फोन करो। अभी ललन बिहारी तुम इस नंबर पे फोन करो। हम मेरे पास नंबर है अभी, हम तुम्हारे बात को सुनेंगे। ललन बिहारी यदि तू मेरी बात सुन रहा है तो अभी 9155034630 पर फोन करो। यदि चोरबा है तो फिर चोरी वाला बात मत करना। यदि है पावर दम में है कॉल करो तुम। हम तुरंत से अभी बात करेंगे तब पढ़ाएंगे। हम तुमसे पहले बात करेंगे तब पढ़ाएंगे। ललन बिहारी, ललन बिहारी तू है? अब देखो फिर अब और ज्यादा बात कह देंगे तोरा। ललन बिहारी, नहीं उसको ज्यादा प्रॉब्लम है, जरा सुनते हैं। 2 मिनट रुकिएगा। भाई 15-20 मिनट लेट है तो क्या हुआ? हम थोड़े में कहीं दूसरी जगह गए हुए हैं। आप ही के लिए ना काम हो रहा है। आपका पीटी का बैच है, फाउंडेशन का बैच है, उन लोगों को जरा सा मुख्य परीक्षा का बैच है, थोड़ा सा पुशअप कर देंगे, थोड़ा सा बूस्ट कर देंगे तो मुख्य परीक्षा उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो भैया जरा सा मर्यादा में रख के, मर्यादा में रख के, आपके पिता की उम्र के हैं, वो भी मर्यादा देखना है। और आपको जबरदस्ती एडमिशन नहीं करवाया गया है, ऑफलाइन है भी नहीं कि आपको कोई किसी ने फंसा दिया। अब 1-2 क्लास है, नया बैच है, 1-2 क्लास है तो जैसा इसको, इस कौटिल्य परिवार के इज्जत को बचा के रखना, अपने अपने परिवार की इज्जत को बचा के रखना। आइए, हाँ अब लिख रहा ललन बिहारी, अब लिख रहा है सॉरी सर। ललन बिहारी अब लिख रहा है सॉरी सर। यार तू मेरा मूड खराब कर दिया। आज मेरा मूड बहुत अच्छा था, अब तू मूड खराब कर दिया। आप कहता सॉरी सर। भैया आप ऐसे शख्स के साथ जुड़े हो जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला है, कभी नहीं। जब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा तब तक देह में जान है तो आपका साथ रहूंगा। आपसे ज्यादा मेहनत करता, 18 घंटा भी कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। नींद भोजन सब बेचैन है आपके लिए। तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना है। 10-15 मिनट, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि सर लाइव है तो लाइव खत्म कर लेते हैं तब आते हैं। तो 10 मिनट तो और खा गया तू। आइए, बहुत अच्छी बात है, शुरू किया जाए। चलो भैया अब देखो, चलो भाई अच्छी बात है। जरा सा चलो, ऐसा होना चाहिए, कभी कभी होना चाहिए ताकि लगे कि मुझे भी एहसास हो कि मेरा भी कुछ गलती है, मेरा भी कुछ गलती होता होगा। निशान तरबे भगवान है, भगवानों में गलती होता है। हम तो आदमी है, आदमी में तो बहुते गलती होता होगा। माता पिता से भी गलती होता है, बच्चों से भी गलती होता है, लेकिन एक परिवार को बांध के रखना है तो दोनों की गलती को सुधारते हुए आगे की गति करना है। अब आइए बाबू, प्राचीन भारत के स्रोत में जितना मैंने आपको बताया है उसको हमने, अब बहुत लोग कह रहे कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं बताएंगे, यहां पर है, यहां पर है तो बताने की अब आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा डेटा इसमें रखा हुआ, ध्यान केवल ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। चलो बउआ अब देखो, हाँ स्लो मोशन है, बहुत स्लो मोशन है, देख रहा है ना गुरुजी, स्लो मोशन रहिएगा। पूरे प्राचीन, अच्छा स्लो मोशन में, पूरे प्राचीन भारत के स्रोत को 3 भाग में बांटा गया। स्रोत कहते हैं जानकारी का स्रोत। स्रोत किसे कहते हैं? जानकारी का।
तो साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत जिसे क्या कहते हैं खुदाई से प्राप्त अवशेष, और तीसरा कहते हैं विदेशी यात्री का यात्रा विवरण। साहित्य मतलब लिखा हुआ चीज, खुदाई मतलब खुदाई से प्राप्त अवशेष। अब विदेशी आया, मेगास्थनीज आया, हुएनसांग आया, फाहियान आया, कुछ नहीं आया, हम लोग के बारे में बताया, तो उससे प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह टॉपिक सुपर है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हीमोग्लोबिन बनाना है इस टॉपिक से। प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, साहित्यिक स्रोत को दो भाग में बांटे। कौन कौन? वैसा स्रोत, ध्यान सुनिएगा, वैसा स्रोत जिसका संबंध धर्म से है, और वैसा स्रोत जिसका संबंध धर्म से है ही नहीं। तो धर्म से नहीं है मतलब राजनीति से है, समाज से है, संस्कृति से है, उसे क्या कहेंगे? लौकिक साहित्य कहेंगे। लौकी मतलब लौकी नहीं समझ लेना, गैर धार्मिक साहित्य कहेंगे। अब देखो, धार्मिक साहित्य को दो भाग में, बेटा लोग चुपचाप बाबू सुनना है, एक बार सुन लेगा तो माथा में अट जाएगा। अतः चैट कम करो, एकदम चुपचाप सुनना। जिनको आता होगा वो भी आंख बंद करके साउंड लेकर सुनना, नहीं आता होगा तो हमको देखना कि कैसे कैसे हम बोलते हैं। वह तस्वीर रात के सपनों में आके आपको याद करा देगा। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, वैसा साहित्य जिसमें धर्म से है तो धार्मिक, और जिसमें धर्म से नहीं है उसे गैर धार्मिक। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ब्राह्मण साहित्य, धर्म को दो भाग में बांटा गया, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य का मतलब हो गया हो बउआ, ब्राह्मण केवल नहीं, हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य, हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य। और गैर ब्राह्मण साहित्य में क्या हुआ? वैसा साहित्य जिसका हिंदू धर्म से अटैचमेंट नहीं है, जैसे बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य, जैन धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य। तो पहले हम लोग ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करते हैं, पहले हम लोग ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करते हैं। एक बार फिर से हमने कहा, प्राचीन भारत के इतिहास को जानकारी का तीन स्रोत है, लिखित, पुरातत्व और विदेशी यात्री का यात्रा विवरण। हमने पहला स्टेप लिया लिखित स्रोत, जिसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत को दो भाग में बांटे, पहला धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक। धार्मिक को भी दो भाग में बांटे, पहला क्या हुआ? ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा क्या हुआ? गैर ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य किसे कहेंगे? जिसमें हिंदू देवी देवता से संबंधित जानकारी मिलती है। और गैर ब्राह्मण साहित्य किसे कहेंगे? जिसमें हिंदू देवी देवता का संबंध नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राह्मण साहित्य में, ध्यान सुनिएगा, ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है? तो हमने कहा पहले हिंदू देवी देवता से संबंधित। अब क्वेश्चन पूछेगा इसके अंतर्गत किस किस को रखा गया है? अब देखो, इसके अंतर्गत चारों वेद को रखा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मेरे साथ बोलो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्लियर? उसके बाद ब्राह्मण साहित्य को रखा गया है, कहिएगा ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेद का कुछ न कुछ रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, सतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद का, और अथर्ववेद का एक गो है गिनल गुथल गोपथ ब्राह्मण।
क्लियर? फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा बाबू। पहला हमने कहा वेद की संख्या 4, चारों वेद से संबंधित कई ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद क्या है? आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक का मतलब होता जंगल, जंगल में लिखा गया किताब। अब क्वेश्चन पूछता है कि किस वेद का एक भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है? तब दिमाग पर जोर देंगे भैया, सबसे बाद में लिखा गया अर्थवेद। अर्थवेद सबसे बाद में लिखा गया। उस समय तक लोग विकास की ओर उन्मुख हो गया था, जंगल की कटाई होने लगी थी, तो अर्थवेद के काल तक आते आते जंगल रहा ही नहीं, तो जंगल में जाके मंगल कहां से होगा? अतः अर्थवेद का एक भी ब्राह्मण, एक भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अर्थवेद का एक भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भैया उपवेद, तो 4 गो वेद, चारों वेद का एगो एगो उपवेद, जैसे ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद, गंधर्व वेद, यजुर्वेद का उपवेद, धनुर्वेद और अर्थवेद का उपवेद शिल्पवेद। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इतिहास भी आपको हीमोग्लोबिन बनाएंगे, ऐसा वादा है मेरा। लेकिन बेटवा ध्यान रखना, पहले आकर्षित होकर सुनना। हमने कहा 4 वेद, किस वेद के पास आरण्यक ग्रंथ नहीं है? तो कहिएगा गुरुजी, अर्थवेद की रचना जिस काल में हुई, उस काल में जंगल झाड़ की कटाई हो गई थी, तो न रहा जंगल, न हुआ मंगल, तो जंगल में जाके किताब लिखा पढ़ी हुआ ही नहीं। उस समय तक कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर खुल गया था, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लिए, तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लिए तो हो गया उपनिषद, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लिए तो हो गया उपनिषद, क्योंकि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञानार्जन करना। हो गया, गुरु के समीप बैठकर ज्ञानार्जन करना किसमें है? उपनिषद में। अब देखो, यह सब उपनिषद है, पुराण, पुराण भी कई है, जिसमें 13 गो पुराण ऑथेंटिक है 108 में। महाकाव्य में तो रामायण और महाभारत, वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दिए और महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिख दिए। ये सब लिखवाइएगा संजीत कुमार जी, क्यों काहे लिखवाएंगे? अरे भैया, ऑनलाइन क्लास में तो यही तो बेनिफिट है कि सब कुछ रेडीमेड आइटम है। पहले का जमाना नहीं है कि सूट आप बूट खरीदने जाते थे पहले कपड़ा दुकान में, और तब टेलर के पास जाते थे, और टेलर कहता था 10 दिन के बाद तोरा अल्ट्रेशन के लिए एक बार बुलाएंगे, आप 15वां दिन फिट फाट करके देता था। अब तो भैया रेडीमेड आइटम है, इधर से लो, पैसा दिखाओ और कपड़ा पहन के आ जाओ। वही चीज यहां है, सुनना पहले। तो हमने कहा ब्राह्मण साहित्य क्लियर, लवली बाबू, अभय कुमार जी क्लियर हो गया। ब्राह्मण साहित्य कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, जितना मैं बताया हूं वो सब इसमें लिखा हुआ है, चुपचाप सुनना है और चिंतन करना है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा गैर ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है भाई? तो गैर ब्राह्मण साहित्य को 2 भाग में बांटा गया, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य की रचना विभिन्न बौद्ध सम्मेलन में हुआ और जैन साहित्य की रचना विभिन्न जैन सम्मेलन में हुआ। अब देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि गैर धार्मिक साहित्य, ये सब अभी जो बताए सब धार्मिक साहित्य था। दूसरा था गैर धार्मिक साहित्य, जिससे लौकिक साहित्य कहते हैं। अब लौकिक साहित्य में क्या क्या है भाई? तो यहां पर धर्म नहीं होगा, गलत है। प्रशासन है, अर्थव्यवस्था है, समाज है, संस्कृति है, इस सब की चर्चा किसमें है? तो लौकिक साहित्य में इस सब की चर्चा
गैर धार्मिक साहित्य में है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। चंदन जी लिखने की आवश्यकता बेटा नहीं है, कुछ नहीं है, सब लिखा हुआ है। बस जहां जहां हम कहेंगे उसको आप भी नोट करते हुए रखेंगे कि किस किस टॉपिक को सर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कहा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेद से। किससे स्टार्ट करते हैं? वेद। अब देखो वेद, वेद क्या है? वेद को क्या कहा जाता है? तो वेद को पहले संहिता कहा जाता है। वेद को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। वेद को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। सुनकर लिखा गया है। हमने अभी बोला है, हमने अभी भाषण दिया, अब बहुत लोग सुन रहे हैं, तो वह क्या हुआ? श्रुति ग्रंथ हुआ। वह क्या हुआ? श्रुति ग्रंथ हुआ। तो वेद को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। अब देखो वेद को संहिता कहा जाता है। वेद को संहिता भी कहा जाता है क्योंकि एगो वेद एक पेज का ही नहीं, या मोटका मोटका पोथा है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? संहिता दिया गया। अब क्वेश्चन पूछता है वेद का अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। रे रोहित मिश्रा कर लो झगड़ा, मोबाइल में ऑफ होगा। अरे रोहित मिश्रा, जॉब हो जाएगा ना तो क्या को नंबर तोरा मिल जाएगा, हम अपनो नंबर दे देंगे तोरा, लेकिन जब तक जॉब नहीं होता है करने दो झगड़ा, कुछ फायदा उदा नहीं है, टाइम पास है। वेद का अर्थ होता है, ध्यान सुनिएगा, वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। क्वेश्चन पूछेगा वेद का अर्थ होता आध्यात्मिक ज्ञान। अब क्वेश्चन पूछेगा वेद को किसी ने लिखा? हमने लिखा? आपने लिखा? किसी ने लिखा पता नहीं है, मतलब किसी ने नहीं लिखा तो कौन लिखा? लिखा हुआ तो है। तो कहा गया है भैया भगवान एल खून आ लिख के चल गल खून, मतलब वेद क्या हुआ? अपौरुषे। अ मतलब नहीं है, अपौरुषे मतलब पुरुष। इसका मतलब हुआ वेद को व्यक्ति ने, मानव ने नहीं लिखा, वेद को देवताओं के द्वारा लिखा गया। इसकी रचना किसने किया? देवता के द्वारा किया गया। अब फिर क्वेश्चन पूछेगा वेद कई पीढ़ी तक मौखिक परंपरा, कई पीढ़ी तक मौखिक परंपरा संरक्षित करती है और हस्तांतरित करती है, इसीलिए वेद को श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। वेद को क्या कहते हैं? श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। अब एक एक चीज की चर्चा करें, ध्यान से सुनिएगा। वेद प्राचीन परंपराओं के विवेचन, डिस्कशन प्रस्तुत करता है, इसीलिए इसे संहिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, वेद की रचना भले ही देवताओं के द्वारा किया गया, लेकिन वेद का संकलन, वेद को एक स्थान पर कंसाइज किया, संकलन किया महर्षि वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब देख भैया प्रतापराज जी, ध्यान से सुनिएगा, प्रतापराज जी, अभय बाबू, सब लोग जितने भी अभी देख रहे हैं आत्मसात करते जाना है। हमने कहा वेद को श्रुति ग्रंथ कहा गया, वेद को संहिता कहा गया, वेद को पवित्र ज्ञान कहा गया, वेद को प्राचीन परंपराओं का क्या था भाई? विवेचना किया गया था, इसे संहिता कहा गया, इसे श्रुति ग्रंथ कहा गया। वेद का अर्थ क्या होता है? पवित्र ज्ञान। अब क्वेश्चन फिर पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा वेद का संकलन कौन किया? वेद को अपौरुषेय कहा जाता है।
रचना किया देवता, लेकिन संकलन अब इतना बड़ा नाम नहीं याद रखेंगे। अब देखो भैया, क्वेश्चन पूछेगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, हमने आपको क्या याद करवाया? महर्षि वेद व्यास। अब महर्षि वेद व्यास, यही महर्षि वेद व्यास ने बाद में महाभारत का भी संकलन किया, महाभारत की भी रचना किया। महाभारत के रचनाकार कौन? महर्षि वेद व्यास। अब चलते हैं, वेद की कुल संख्या, विकास बाबू ध्यान से सुनिएगा, वेद की कुल संख्या 4 है। वेद की कुल संख्या क्या है भाई? 4 है। अब क्वेश्चन पूछेगा वेद कितना? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। याद हो गया? याद कैसे करेंगे? अरे रणवीर बाबू, अभी हमारे साथ बोलते जाओ ना। अभी हमने क्या कहा? वेद क्या है? श्रुति ग्रंथ है। वेद को क्या कहते हैं? संहिता है। वेद का अर्थ पवित्र ज्ञान। वेद की रचना देवता और पौरुषे कहा गया। वेद का संकलन वेद व्यास। वेद का संकलन वेद व्यास। वेद में क्या? प्राचीन परंपराओं की विवेचना है, जिसके कारण इसे संहिता कहा गया। अब यहां पर लेते हैं कि वेद की संख्या क्या है भाई? वेद की संख्या क्या है? वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें वेद त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना पहले हुई और अथर्ववेद की रचना बाद में हुई, अतः इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा वेद त्रयी में किसको किसको शामिल किया गया? तब वेद त्रयी में 3 वेद को शामिल किया गया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेद त्रयी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो अथर्ववेद। क्यों? क्योंकि उसकी रचना बाद में हुई, उसकी रचना बाद में हुई। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बना है कि 3 वेद लिखा हुआ है, 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, वेद त्रयी कहा जाता है। अब वेद की रचना कब हुई? ऐसा कहा जाता है 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में रचना किया गया। कभी नहीं पूछता है। इतिहास में कुछ काट छांट को भी चलेंगे, क्योंकि जो सब अनर्गल चीज है काहे हीमोग्लोबिन बनाएंगे, काहे उसको मेमोरी कार्ड में भरेंगे। सुनिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा तीनों वेद की रचना पहले हुई, ऋग्वेदिक काल में हुई। अब क्वेश्चन पूछेगा अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी रचना बाद में हुई। रचना कब हुई? बाद में हुई। अब यहां पर 2 टर्म आपको दिख रहा होगा। पहला है, ध्यान सुनिएगा, पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। 2 टर्म आपको नया दिखा, तो देखते हैं हम लोग। अब देखो भैया, पूरे वैदिक काल को ध्यान से सुनिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। इसका जो काल है 1500 बीसी से 600 बीसी, इसे 2 भाग में बांटा जाता है। पहला हुआ ऋग्वैदिक काल और दूसरा हुआ उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो फेज है 1500 बीसी से 1000 बीसी, उत्तर वैदिक का काल का फेज है 1000 बीसी से 600 बीसी। हो गया? अभय कुमार गुप्ता क्लियर हो गए बाबू? विवेक बाबू, सोनू बाबू, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। चलिए अगला चीज हमने कहा, वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है,
क्यों भाई, रचना बाद में हुई। अब देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। पहला वेद चलते हैं ऋग्वेद, बड़ी कंसेप्ट अभी का भी याद कर लेंगे। ऋग्वेद क्या है, इसमें क्या क्या है, इसके रचनाकार कौन है, प्राचीनतम वेद किसे कहा जाता है, ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं, किस मंडल को वंश मंडल कहा जाता है, सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है, नवीनतम मंडल कौन सा है, सारा का सारा आराम से हम लोग इस टॉपिक में देखते हैं। हो गया। अब डब्लू बाबू ने पूछा गुरुजी कुरान और पुराण में क्या अंतर है। कुरान हो गया मुस्लिम पवित्र ग्रंथ, कुरान शरीफ, अब पुराण हो गया हिंदू धर्म से संबंधित। पुराण हिंदू धर्म, कुरान हो गया मतलब बेवकूफ वाला क्वेश्चन से पूछता है। आइए अब देखो भाई, स्टडी टाइम टेबल नहीं समझ पा सकते हैं किसका, इंजीनियर मिथिलेश जी, बीसी का फुल फॉर्म, एडी का फुल फॉर्म, बीसी का बिफोर द क्राइस्ट, ईसा मसीह के जीवन काल को सुनिएगा, चूंकि ये बार बार आएगा। ईसा मसीह प्रभु यीशु, ईसा के जीवन काल को जीरो माना गया। ईसा से पहले को काल को कहा गया ईसवी पूर्व, बिफोर द क्राइस्ट। ईसा के बाद के जन्म के बाद के काल को कहा गया ईसवी काल, ईसवी कहा गया, अन्ना डोमेनी कहा गया, अन्ना डोमेनी कहा गया। इसको यदि जीरो रखते हैं तो यह माइनस में जाएगा, यह क्या होगा, प्लस में जाएगा, या क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, यह माइनस में जाएगा तो क्या कहेंगे, यहां से ध्यान से सुनिएगा, 1500, अभी तो 1500 लिए हैं यहां, 1500 बीसी, 1500 के बाद आएगा 1400 बीसी, 1400 के बाद आएगा डॉट 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 800, 300, 200 और तब आएगा जीरो। मतलब यह क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, घटता हुआ क्रम आएगा, यहां से इंक्रीजिंग और आ जाएगा, 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 2020 ईस्वी। हो गया। मतलब ईसा के जन्म से पहले क्या होगा, अंतिम से शुरू तक लाएंगे तो क्या होगा भाई, ध्यान सुनिएगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, तो 2300 से आते हैं 1700। वैदिक काल क्या बताए, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, धीरे धीरे घटते 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 जीरो आया, जीरो से फिर बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। गुप्त काल, सातवाहन काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, उत्तर मुगल काल, फिर कंपनी का शासन काल, फिर ताज का शासन काल, और इसी दौरान राष्ट्रीय आंदोलन, आज तक हम लोग पहुंच गए। क्लियर हो गया, आशा और विश्वास है क्लियर हो गया होगा, हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला चीज देखते हैं, अगला चीज देखते हैं मिथिलेश बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, प्राचीन ऋग्वेदों में प्राचीनतम वेद है, 4 वेद में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है, पहली बार इसी वेद की रचना किया गया, पहली बार इसी वेद की रचना किया गया। अब दो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, विश्व का प्राचीनतम साहित्य, विश्व का प्राचीनतम साहित्य, विश्व का प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद है। इसमें क्या है भाई, अब हैप्पी सिंह ने कहा इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा, जरा सा इन लोगों को बता दीजिएगा। पीडीएफ का स्टडी मटेरियल में लिंक रखा होगा, जहां वीडियो खोलते हैं ना, बगल में स्टडी मटेरियल होता है, वहीं पर देखेंगे, उसी को क्लिक करेंगे तो पूरा का सबीर जी सबीर, आप तो प्लीज फाउंडेशन बैच का सिलेबस डाल दीजिएगा। चलिए सिलेबस डाला गया है ना,
अच्छा सिलेबस डालवा देते, क्लियर। क्लास पर डे 6 बजे से स्टार्ट होगा। नहीं रे भाई, बकलोल है, 5:30 बजे से 7 बजे तक आपका क्लास का शेड्यूल है। 5:30 बजे से 7 बजे तक। अब 5-10 मिनट हमारे मान के चलना, 5:30 से 7 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक आपका 1.5 घंटे का क्लास होगा, ताकि अधिक से अधिक टॉपिक निकले और टॉपिक को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। 5:30 बजे मिथिलेश जी से टाइम टेबल पर आपका भी था, पीडीएफ पेज नंबर 3 से स्टार्ट किए हैं। 1 नंबर और 2 नंबर सिलेबस है, 1 नंबर और 2 नंबर सिलेबस है, 3 से स्टार्ट किए हैं। हो गया, मिल गया, बहुत अच्छी बात। अब देखो अभय बाबू ध्यान से सुनना, ऋग्वेद में है क्या, इसका विषय वस्तु क्या है, किस चीज की चर्चा है इसमें, तो क्या कहेंगे, वैदिक देवताओं की प्रार्थना या स्तुति की चर्चा है। वैदिक देवता की प्रार्थना या स्तुति की चर्चा किया गया है। अब देखो, वैदिक देवता की प्रार्थना कहते हैं, देवताओं का स्तुति की चर्चा। स्तुति मतलब क्या होता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, यह स्तुति उनसे प्रार्थना करते हैं। तो स्तुति, देवताओं के स्तुति की चर्चा, देवताओं के स्तुति की चर्चा किसमें है भाई, ऋग्वेद में है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद की भाषा क्या है भाई, किस भाषा में लिखा गया, तो वैदिक संस्कृत में लिखा गया। किस में लिखा गया भाई, संस्कृत में लिखा गया। अब जो लोग संस्कृत जानते थे उन्हें आर्य कहा गया, श्रेष्ठ कहा गया, और जो लोग संस्कृत पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उन्हें अनार्य कहा गया, निम्न कहा गया। क्योंकि संस्कृत जानते थे, देवताओं का प्रिय भाषा संस्कृत, और संस्कृत को जो लोग जानते थे उन्हें श्रेष्ठ कहा गया। तो ऋग्वेद किस भाषा में है, तो वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछेगा, शैली इसकी क्या है, ऋग्वेद की शैली, तो ऋग्वेद की शैली पद्यात्मक है। पद मतलब होता है कविता, और गद मतलब होता है कहानी। क्वेश्चन पूछेगा, एकमात्र वेद जो गद एवं पद दोनों में है, एक केगो है यजुर्वेद, जो कविता और कहानी का क्या है, मिक्सअप है। कविता और कहानी का क्या है, मिक्सअप है। गद एवं पद का क्या है, मिक्सअप है। अब देखो भैया, सोलन ध्यान से सुनिएगा बाबू, अब ध्यान से देखते रहिएगा। शैली कैसा है भाई, पद्यात्मक कविता के रूप में। शैली कैसा है, पद्यात्मक। अब क्वेश्चन पूछेगा, यदि आपको क्वेश्चन, अब आप बात नहीं करेंगे हमसे, अभी कोई डॉट नहीं पूछेंगे, हम 5 मिनट का टाइम देंगे डॉट पूछने का, क्लियर। ऋग्वेद में हमने कहा क्या है भाई, तो देवता के स्तुति की चर्चा है, देवता के स्तुति की चर्चा ऋग्वेद में है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद किस भाषा में, तो वैदिक संस्कृत में। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद। अब क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद की संरचना, ऋग्वेद की संरचना, तो ऋग्वेद में 10 ऋग्वेद को 10 मंडल में, खंड में बांटा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल 10 खंड में बांटा गया है। फिर ऋग्वेद को 1028 सूक्त में बांटा गया है, 1028 सूक्त में बांटा गया है। अब कहिएगा, भारतीय संविधान को 22 भाग में बांटा गया है, 12 अनुसूची में बांटा गया है। तो यहां पर अनुसूची मतलब मंडल, अनुसूची मतलब मंडल। अब क्वेश्चन पूछेगा, सूक्त, तो मंडल को कई सूक्त में बांटा गया, कुल सूक्त की संख्या कितना भाई, 1028, 1028। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, इसमें मंत्र कितना है, तो लगभग 11,000 मंत्र कितना है, लगभग 11,000। एग्जैक्ट में कितना,
10,552 या 10,600, इसे क्या कहेंगे? 10,600 भी कह सकते हैं, या 500 से ज्यादा है तो लगभग 11,000 कर देंगे, लगभग 11,000। इस सब से कभी डेटा आर्ट से क्वेश्चन पूछता नहीं है, कभी इस सब डेटा आर्ट से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे और इससे, इस सब से जिंदगी में न पूछता है, केवल डेटा भरने के लिए ये क्वेश्चन रहता है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के विषय में चर्चा है। ऋग्वेद में आर्य का पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल चर्चा है। क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद, ध्यान सुनिएगा, ऋग्वेद को डिस्कशन किसने किया, डिफाइन किसने किया, विशेषज्ञ कौन था? तो ऋग्वेद का विशेषज्ञ होत्रा था। होत्रा या होत्री एक ही चीज है। ऋग्वेद के विशेषज्ञ कौन? होत्रा या होत्री। एक बार सुनिएगा तब हम याद कर पाएंगे। ऋग्वेद चूंकि प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम साहित्य है, इसकी तुलना ईरानी या पर्शियन, ईरानी या पर्शियन धार्मिक साहित्य ज़ेंदावेस्ता से किया गया है। पर्शियन धार्मिक साहित्य ज़ेंदावेस्ता से किया गया है। पर्शियन, अब देखो ऋचा की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, ऋचा की संख्या। अब किसी किसी बुक में क्या है, ऋचा को ही मंत्र मान लिया गया है, ऋचा को ही मंत्र मान लिया गया है, ऋचा और मंत्र एक ही कर दिया गया है। अब ऋचा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा नईम परवेज जी, इसको जरा सा सुनिएगा। यहां पर वेद की संख्या कितना? 4। वेद की संख्या कितना? 4। उसमें एक वेद ऋग्वेद, सुनिएगा गौर से, ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया, 1028 सूक्त में बांटा गया, 10,552 मंत्र में बांटा गया और 1,00,000 ऋचाएं में। अब सुनिएगा ध्यान से बाबू सुनना, कई ऋचा मिलकर मंत्र का निर्माण किया, कई मंत्र मिलकर सूक्त का निर्माण किया, कई सूक्त मिलकर मंडल का निर्माण किया, कई मंडल मिलकर वेद का निर्माण किया, ऋग्वेद का निर्माण किया। तो ऋग्वेद की इकाई पूछेगा तो क्या है भाई? ऋग्वेद की इकाई ऋचाएं हैं, ऋग्वेद की इकाई ऋचाएं हैं। अब इसको हम जरा सा साइंस से जोड़ते हैं, अपना शरीर से जोड़ते हैं। अब देखो शरीर लिए, शरीर किसका बना हुआ है? ऑर्गेनिक सिस्टम का, अंग तंत्र का। अंग तंत्र किसका बना हुआ है? ऑर्गेन का, अंग का। अंग किसका बना हुआ है? इसको एरो को ऊपर करते हैं। अंग किसका बना हुआ है? टिश्यू का, उत्तक का। और उत्तक किसका बना हुआ है? कोशिका का, सेल का। हो गया? अब देख भैया, हमारे शरीर की इकाई क्या है? कोशिका है। शरीर की इकाई क्या है? कोशिका है। अब समझ में आया? शरीर की इकाई क्या है? कोशिका है। कई कोशिका मिलाकर टिश्यू फॉर्मेट किया, कई टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बनाया, कई ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेनिक सिस्टम बनाया, कई ऑर्गेनिक सिस्टम मिलकर बॉडी बनाया। ठीक उसी तरह से
अब देखो, कई ऋचा मिलकर मंत्र बनाया, कई मंत्र मिलकर सूक्त बनाया, कई सूक्त मिलकर मंडल बनाया, कई मंडल मिलकर ऋग्वेद बनाया। क्लियर? ऋग्वेद की इकाई ऋचा, यहां पर बॉडी की इकाई कोशिका है। हो गया? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो समझ में नहीं आए पूछना है। हम अच्छे क्वेश्चन को जरूर सम्मान करते हैं और जरूर सबको बोलते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन उत्तर होना चाहिए। ऋग्वेद की तुलना किससे किया गया है भाई? तो ईरानी को ही कहते पर्शियन। पर्शियन, ईरानी को ही क्या कहते? पर्शियन। पर्शियन धार्मिक साहित्य जिंदावस्था है। ऋग्वेद का अभी बताते, ऋग्वेद का एगो है उपवेद आयुर्वेद, और आयुर्वेद की रचना किसने किया? धन्वंतरी के द्वारा। गुप्तकालीन पुस्तक है। आयुर्वेद से, आयुर्वेद को समझ, आयुर्वेद किससे संबंधित उपवेद है? तो ऋग्वेद से। रचना किसने किया? धन्वंतरी। किस कालीन पुस्तक है? तो गुप्तकालीन पुस्तक। इसमें क्या है? तो आयुर्वेद है। जाहिर सी बात है कि चिकित्सा कला के बारे में इसमें जानकारी होगा। चिकित्सा कला के बारे में इसमें क्या होगा? जानकारी होगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, आयुर्वेद इसके उपवेद हैं, इतना ही याद रखेंगे, उपवेद आयुर्वेद, रचनाकार धन्वंतरी। अब क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल, जिसमें दूसरा से लेकर 7वां मंडल को प्राचीनतम मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। दूसरा से 7वां मंडल को प्राचीनतम मंडल एवं एक ही वंश के विभिन्न कवियों के द्वारा संकलन किया गया, अतः इसे वंश मंडल कहा जाता है। अब यह जो दूसरा से 7वां है, 2 से 7वां हो गया वंश मंडल, तो इसका मतलब इस वंश मंडल में भी एगो पुराना होगा। क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल में 7वां मंडल, प्राचीनतम मंडल में क्या होगा? 7वां मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल हुआ। हो गया क्लियर? अब देखो यहां लिखा हुआ है 7वां मंडल, 2 से 7वां मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है, जिसमें सबसे प्राचीनतम मंडल क्या होगा? 7वां मंडल। पहला एवं 10वां मंडल बाद में लिखा गया। सबसे नवीनतम मंडल पहला एवं 10वां मंडल, सबसे नवीनतम मंडल पहला एवं 10वां मंडल। अब क्वेश्चन पूछेगा, नवीनतम मंडल है क्योंकि इसकी रचना बाद में होगा। क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 को मंडल याद रखना है। एगो तीसरा मंडल, एगो 7वां मंडल, एगो 8वां मंडल, एगो 9वां मंडल और एक 10वां मंडल। कहिएगा क्या क्या है, सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा, 8वां मंडल एकमात्र मंडल है जिसमें हाथ से लिखा हुआ बाद में जोड़ा गया कुछ पांडुलिपि को, पांडुलिपि लिखा हुआ है। किस मंडल में? 8 में। तो 8वां मंडल जो वरुण देवता को समर्पित है, वरुण देवता को लोगों के नैतिक आचरण, कैरेक्टर को नियंत्रित करने वाला देवता कहा जाता है। मान लो, ध्यान सुनिएगा, मान लो किसी का कैरेक्टर ढीला हो गया है, तो समझ जाओ कि उस व्यक्ति पर से वरुण देवता का आशीर्वाद हट गया है, वरुण देवता का प्रभाव हट गया है। क्यों? कि यदि किसी व्यक्ति का कैरेक्टर बना हुआ है, इसका मतलब वरुण देवता का प्रभाव उन पर है। तो 8वां मंडल किस देवता को समर्पित? वरुण देवता को। 8वां मंडल एकमात्र मंडल है
जिसमें हाथ से लिखा हुआ कुछ पांडुलिपि की चर्चा है। फिर क्वेश्चन पूछेगा तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। सातवें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है जो आर्ज कबीला और अनार्ज कबीला के बीच हुआ था। नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है जो जंगल के देवता थे। और 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र की चर्चा किया गया है। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आज बस इसको ले लेते हैं। ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद तो हो ही गया, ऋग्वेद हो गया, इसको ले लेते हैं। एक वेद, चूंकि आज आधा घंटा पौने घंटा आपका क्लास लिया गया था, इसीलिए एक वेद को चर्चा कर लेते हैं। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र बोल दिया है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र की चर्चा खूब पूछता है ये सब। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र की चर्चा। फिर 9वें मंडल जो सोम देवता को समर्पित, 9वें मंडल जो सोम देवता को समर्पित, सोम देवता को जंगल का देवता कहा गया। 9वें मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूं, मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरी माताजी घर में जा जाकर चक्की चलाती है। मतलब श्रम विभाजन, जाति का वर्णन, जाति का विभाजन कर्म के आधार पर क्वेश्चन पूछता है। ऋग्वेद के किस मंडल में एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग जाति के कहलाते थे? तो 9वें मंडल जो सोम देवता को समर्पित, जो जंगल के देवता थे, जिसमें क्या कहा गया, मैं कवि हूं, मेरे बाबूजी डॉक्टर है, अब माताजी दाई का काम करती है घरों में। मतलब एक परिवार के सभी सदस्य अलग अलग क्रियाक्रम करते हैं, अलग अलग जाति के कहलाते हैं। हो गया। अब देखो भैया, महावीर कुमार शाह जी 7 बजे से मैथ का क्लास है, 7 बजे तक क्लास चलेगा। अब आज ये खत्म होने वाला है, खत्म करेंगे तब जाएंगे। अब देखो 8वां मंडल में हमने क्या कहा, महिला। 8वां मंडल में पढ़े तो हाथ से लिखा हुआ कुछ है, पांडुलिपि वरुण देवता को समर्पित है। और 8वां मंडल को महिला मंत्रों, महिलाओं के द्वारा इस मंडल की कुछ रचना किया गया। अब देखो भैया, क्वेश्चन पूछेगा, इसमें सबसे प्रमुख महिला विदुषी थी, महिला विद्वान थी, लोपामुद्रा। तो क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद के किस मंडल में मंडल की रचना महिलाओं के द्वारा किया गया? तो 8वां मंडल। कई महिला की है चर्चा, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वतारा, विश्ववारा, जिसमें लोपामुद्रा को याद रखेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा 8वां मंडल वरुण देवता, एक चीज इसमें नहीं लिखा हुआ है जो आगे चर्चा होगा, ध्यान से सुनिएगा। वो अभी 10 राज्य युद्ध 7वें मंडल। चलिए तो हम लोग ध्यान से सुनिएगा, एक बार रिवीजन करते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र, लगभग 1 लाख ऋचा है। दूसरा से 7वें मंडल को वंश मंडल कहते हैं, प्राचीनतम मंडल कहते हैं, जिसमें सबसे प्राचीनतम 7वां। पहला और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया। 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में चतुरायन धर्म की चर्चा है, जिसमें शूद्र के बारे में पहली बार उल्लेख किया गया है। 9वां मंडल में जो सोम देवता को समर्पित है, जंगल का देवता था, कहा गया मैं कवि हूं, बाबूजी डॉक्टर है, माताजी चक्की चलाती है। 8वां मंडल को महिला मंडल कहा जाता है। 8वां मंडल में कुछ हस्तलिखित पांडुलिपि है। 8वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है, जो लोगों के कैरेक्टर को नियंत्रित करते थे। 7वां मंडल जो सबसे प्राचीनतम मंडल है,
10 राग युद्ध की चर्चा है, 10 राग युद्ध की चर्चा है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा। कल मैं सबसे पूछूंगा, मंडल 10 में 10 नहीं याद रखना है, तीसरा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 5 को याद रखेंगे, 5 को छोड़ देंगे। हो गया? चलिए भैया, अब देखो यहां पर ऋग्वेद की तुलना किससे किया गया, ये सब सारा टॉपिक हम लोग का चर्चा हो गया। कल हम लोग चर्चा करेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम, जैसे आज ललन बिहारी मूड खराब कर दिया, बाद में सॉरी सॉरी कहते रहा। तो देखो भैया, आप ऐसे शख्स से जुड़े हो जो खुद इमोशनल है, उदारवादी है। आप मुझसे जितना सीखो ना, जितना सीखना है सीखो ना, हम कभी थकते नहीं है, कभी नहीं थकते, लेकिन एक मर्यादा में रहते हुए अच्छा लगता है। अब अपना परिवार का सदस्य कोई उलटफेर करने लगता है कि सर जी आपका मैनेजमेंट बहुत खराब है, उल्टा पुल्टा चीज बोलने लगता है, तो यहां ठेस लगता है कि इतना करते हैं किसके लिए, आपके लिए, एक से एक में। नहीं तो हमको क्या था भाई, हम यदि आपको मॉडिफाइड नहीं करते, मेरे फाउंडेशन बैच के कई लोग इसमें देख रहे होंगे जो हिस्ट्री का क्लास कर चुके हैं, ज्योग्राफी का क्लास फाउंडेशन बैच में कर लिए थे, फाउंडेशन बैच से बायोलॉजी का क्लास कर लिए थे, वो अपना कॉपी को और आज का इस नोट्स को मिलाएंगे, जमीन आसमान का अंतर होगा। 5250 रुपया में उनको पढ़ाए थे, आपको कितना में पढ़ाए, एक सब्जेक्ट 551 रुपया में, वहां पर एक सब्जेक्ट 1100 रुपया में पढ़ाए थे ऑफलाइन में, आपको कितना में पढ़ाए, 551 रुपया में, नहीं उससे तो गुना में चल दिया। तो हमको भी हुआ कि नया नया रिसर्च किए, नया नया टेक्नोलॉजी लाए और आपको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो जहां पर कुछ अच्छा मिलना होता है वहां पर 5-10 मिनट का टाइम मैनेज करते चलेंगे। हालांकि मेरा प्रयास रहता है कि मैं भी टाइम पे रहूं, लेकिन क्या करें, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है, और मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो फिर हम लोग मिलते हैं यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे वेदों का क्रम बता देंगे, यूट्यूब चैनल पे 7:50 पे टेस्ट डिस्कशन के साथ। तब तक मजा ले, एंजॉय करें हिस्ट्री के साथ। आप भी टेस्ट सेट बना लेंगे और सेट बनाकर डिस्कशन यूट्यूब चैनल पे जरूर आएंगे 7:45 पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्य, जय बिहार। और रेलवे वाला के लिए अब की बार रेलवे पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद।